हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीयू अकेडमी। मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये मैंने कहाँ से लिए हैं? ये मैंने 5 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं प्रीवियस ईयर के, उनसे लिए हैं। ठीक है, तो अभी एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो लास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व करने से अपनी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो काम किया है वो ये काम किया है आज की वीडियो में कि जितने भी आपके क्वेश्चन थे, यानी कि 5 साल के जो भी क्वेश्चन पेपर थे उनके सारे ही क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिए हैं, लेकिन एक कैटेगरी के क्वेश्चन एक साइड लिए हैं। यानी कि अगर आपके फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के क्वेश्चन हैं तो वो सारे क्वेश्चन एक साथ रखे हैं क्योंकि हम उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि लास्ट ईयर में पूछे गए हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके अलावा मैंने फर्स्ट पेपर की पूरी सीरीज पढ़ा रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें मैंने प्रॉपर तरीके से एक एक चीज बताई है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बताए हैं। ठीक है, बाकी हम यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी और कल से हम इन क्वेश्चंस के आंसर किया करेंगे। ठीक है, डेली के एक क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर किया करेंगे। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट पेपर स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें 17 क्वेश्चंस हैं। तो 17 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपका जो ये सीरीज रहेगी 70 डेज की रहेगी। ठीक है, और 70 डेज के बीच में ही हम पेपर 2 भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, पेपर 2 भी हम स्टार्ट कर देंगे बीच में ही। ठीक है, उसके भी एनालाइज करके इसी तरीके से मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी। देन एक डे पे हम एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। ठीक है, बाकी आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर दीजिएगा और वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो पेपर का नाम है वो है फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा 17 मार्क्स का रहेगा। ये आप लोगों को पता होगा। 30 मार्क्स का आपका असाइनमेंट रहेंगे और 70 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, अब 70 मार्क्स के पेपर में आपके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वेरी शॉर्ट अब पूछे नहीं जाते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट ही केवल पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस कैटेगरी में से डिवाइड नहीं किया है लॉन्ग या शॉर्ट के, क्योंकि क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं वो ऐसा होता है ना कि कभी आपसे शॉर्ट में पूछिए कभी लॉन्ग में पूछिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप उसका आंसर लिख के आएंगे, शॉर्ट में या लॉन्ग में। ठीक है, यहाँ पे हम काफी टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे तो आप शॉर्ट और लॉन्ग की आपकी दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What do you mean by philosophy of education? Describe its nature in brief. यानी कि शिक्षा के दर्शन से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में इसकी प्रकृति के बारे में वर्णन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने पूरी तरीके से, चाहे ये क्वेश्चंस हैं और चाहे आपको जो क्लासेस होंगी, यानी कि डे 1 से लेकर डे 17 तक जितनी भी आपकी क्लासेस होंगी, जितने भी आपके टॉपिक्स होंगे, जब वो क्लियर करवाऊंगी तो वो सभी मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लिए हैं, जिससे कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट है या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है उन्हें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलेंगे। बाकी मैं समझाने का और पढ़ाने का जो काम करूंगी वो हिंदी में करूंगी। ठीक है, बाकी अगर कहीं भी कोई दिक्कत आपको आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि शिक्षा के दर्शन से आप क्या समझते हैं और संक्षेप में इसकी प्रकृति के बारे में बताइए। यानी कि आपको शिक्षा दर्शन की डेफिनेशन देनी है। ठीक है, इसमें आप 2-3 तरीके से इसकी डेफिनेशन को दे सकते हैं। या तो आप पहले शिक्षा का बता सकते हैं, अर्थ क्या होता है, फिर दर्शन का और देन शिक्षा दर्शन का। ठीक है, या फिर आप नॉर्मली कर सकते हैं कि शिक्षा दर्शन की परिभाषा दे दीजिए, अर्थ बता दीजिए और उसकी प्रकृति के बारे में बता दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है शिक्षा के दार्शनिक आधार की चर्चा कीजिए। शिक्षा के दार्शनिक आधार के बारे में बताना है, यानी कि एक तरीके से जो शिक्षा की शाखाएं हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है कि शिक्षा जो है उसकी कौन कौन सी शाखाएं होती हैं और उसे दर्शन शास्त्र से एक तरीके से क्यों जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षा दर्शन के अर्थ और प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। वही चीज जो यहाँ पे पूछी गई है यहाँ पे भी पूछी गई है, बस क्वेश्चन को चेंज कर दिया है थोड़ा।
ठीक है। फिर यहाँ है शिक्षा शब्द से क्या अभिप्राय है। अब यहाँ पे आपको शिक्षा दर्शन के बारे में नहीं बताना, सीधा सीधा ये बताना है कि शिक्षा शब्द का क्या अर्थ होता है, यानी कि एजुकेशन शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया है। या आप लोगों ने अगर एजुकेशन होगी तो एजुकेशन में आपने 11th 12th में ही पढ़ा होगा कि शिक्षा शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया है, यानी एजुकेशन को कहाँ से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है शिक्षा दर्शन से आप क्या समझते हैं। वही शिक्षा का दर्शन, शिक्षा दर्शन कुछ भी लिख दें, ठीक है। क्या समझते हैं, मैं आपको अर्थ और परिभाषा दोनों देनी होती है, याद रखिएगा, अर्थ और परिभाषा दोनों आपको देनी होती है। ऐसा नहीं है खाली आप अर्थ देंगे या सिर्फ आप परिभाषा लिख के आ जाएंगे, दोनों चीज आपको बतानी होती है। जहां पे भी होता है अर्थ बताएंगे पहले कि जो शिक्षा दर्शन है वो क्या है, उसके बाद फिर उसकी परिभाषा देंगे। परिभाषा आप राइटर के अकॉर्डिंग देंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये सलाह देना चाहूंगी कि आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, आप इंग्लिश में लिख के आइएगा डेफिनेशन, ठीक है। याद कर लीजिएगा, 2 से 3 डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, बहुत होती है, इनफ होती है। बाकी इन्हें इंग्लिश में लिख के आइएगा, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। परसेंटेज अच्छी बनानी है, थोड़े से इफेक्ट्स डालने पड़ते हैं, ठीक है। अब बाकी आप लोगों को क्या करना है, अर्थ आप अपनी अपनी लैंग्वेज में याद कर सकते हैं, यानी कि आप जिस भी मीडियम से हैं वो कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश में पेपर नहीं दे सकते, यानी कि अपने पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा ही मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कहूंगी कि अगर वो चाहें, उन्होंने नहीं पढ़ा है और वो हिंदी में लिख के आ सकते हैं कुछ, तो वो हिंदी में लिख सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दोनों लैंग्वेजेस में दिया गया है ना, इट मीन्स आप दोनों लैंग्वेजेस में कर सकते हैं। वहां पे कहीं भी ये ऑप्शन नहीं है कि आपको अपना पेपर हिंदी में ही देना है या इंग्लिश में ही देना है। याद रखिएगा, इस चीज का कोई मायना नहीं है, चाहे आपसे कोई भी कहे कि आपको हिंदी में ही देना है, आपको इंग्लिश में देना है, कहीं पे भी मेंशन नहीं हुआ है। आप हिंदी में या इंग्लिश में किसी भी लैंग्वेज में अपना पेपर दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एक अध्यापक के लिए शिक्षा दर्शन की क्या आवश्यकता है। अब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि आप क्योंकि एक टीचर हैं, जाहिर सी बात है आप बीएड कर रहे हैं, आप टीचर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो शिक्षा दर्शन की आपको क्या जरूरत है, आप क्यों शिक्षा दर्शन पढ़ रहे हैं, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप किस वजह से इसे पढ़ रहे हैं, आपका क्या उद्देश्य है इसे पढ़ने के पीछे, या आपको इसके पढ़ने की क्या जरूरत है, वो चीज आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। अगर किसी बच्चे के पास बुक होगी तो बुक में आपको ये सब मिल जाएगा। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो मॉडल पेपर में मिल जाएगा। मॉडल पेपर भी नहीं है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली की वीडियो देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। मुश्किल से 1 घंटे की वीडियो नहीं है, एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके कम समय में ज्यादा तैयारी हो पाएगी, ठीक है। बाकी क्लासेस की सीरीज है, 32 वीडियोस है उसमें, जिसमें 32 वीडियोस में मैंने प्रॉपर तरीके से क्लास ली है, तो आप उन 32 वीडियोस को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उससे आप अगर पढ़ते हैं तो उसमें आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करके करवा रखे हैं, ठीक है। एक एक टॉपिक को जो भी उसके अंदर आने वाले पॉइंट्स हैं वो सब करवाए हैं मैंने, ठीक है, एग्जैक्टली पूरे खुल के करवाया है, तो वो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। आई बटन पे भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा उसका लिंक, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारतवर्ष में शिक्षा दर्शन के अर्थ और उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, भारतवर्ष में कहने का मतलब क्या है। देखिए, आप नॉर्मली अगर करके आते हैं, आपको नहीं आता इस क्वेश्चन का आंसर, तो आप नॉर्मली भी जो शिक्षा दर्शन का अर्थ और उद्देश्य आपको पता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको नहीं पता, ठीक है, तो मतलब आपको अगर इसे पूरी तरीके से इसका आंसर आता है तो आप वो लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए, यहाँ पे भारतवर्ष मेंशन क्यों किया गया है। कोई भी जो हमारा शास्त्र है उसे 2 दृष्टिकोणों में बांटा गया है। कौन से 2 दृष्टिकोणों में बांटा गया है, एक तो बांटा गया है भारतीय, ठीक है, यानी कि कुछ भारतीय विचारक रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने दृष्टिकोण दिए हैं। दूसरा है पाश्चात्य, ठीक है, पाश्चात्य विचारक जो होते हैं वो बाहर के होते हैं, आउट ऑफ इंडिया के जितने भी हैं वो पाश्चात्य में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भारतवर्ष में शिक्षा का अर्थ और उद्देश्य कहने का मतलब है कि जो भारतीय दृष्टिकोण रहा है, जो भारतीय विचारक रहे हैं, उन्होंने शिक्षा दर्शन का क्या अर्थ दिया है, उसके क्या उद्देश्य बताए हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप भारतीय विचारकों के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय विचारकों से जुड़ के पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे वेदों से, पुराणों से, उपनिषदों से, कहीं ना कहीं हमारे ग्रंथों से हमारी शिक्षा को जोड़ा गया है। जैसे कि पहले जो हमारी शिक्षा होती थी वो गुरुकुल में होती थी, ठीक है, स्कूल का कल्चर नहीं था, गुरुकुल का कल्चर था। स्कूल कहाँ से आए, पाश्चात्य कल्चर से आए। तो इस तरीके से हमारी जो चीजें हैं वो काफी डिफरेंट हैं, काफी अलग हैं। अगर आप उसे पढ़ते हैं, उसे जानते हैं, तो आप यहाँ पे लिख के आ सकते हैं। और नहीं जानते तो नॉर्मली आपने जो भी पढ़ा है ना, अब वो यहाँ पे लिख के आ जाएगा। ये बात ना सोचिएगा कि मुझे एग्जैक्ट यही लिखना है या इसके बारे में मैं नहीं जानता, ठीक है।
ये चीज याद रखिएगा, आपको जो भी जितना भी आता है वो आपको लिख के आना है। अच्छा, यहाँ पे ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन चेंज हो जाता है, कुछ हो जाता है, तब भी आपने अगर टॉपिक क्लियर किया है तो आपको हेल्प मिलेगी, आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी 100% ये तय है कि जो हम प्रीवियस ईयर करते हैं उनमें से ही क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। तो आपको ये तैयारी अगर आप कर लेंगे तो आप ये मानिए आपकी 100% तैयारी हो गई है और आप अच्छे से एग्जाम दे के आ सकते हैं। इस सीरीज को कंप्लीट कर लीजिएगा, इस सीरीज को डेली देखिएगा, आप 100% तैयारी के साथ एग्जाम में जा पाएंगे, ठीक है। बाकी आपकी अपनी बुद्धि है, आपको किस तरीके से एग्जाम पेपर अटेंड करना है, कितनी हेडिंग्स करनी है, कैसे पेन का यूज करना है, कैसे डेफिनेशंस का यूज करना है। बाकी बीच बीच में मैं आपको टिप्स भी देती रहूंगी कि किस तरीके से आप अपने पेपर को अच्छा और बेहतर बना सकते हैं जिससे आपकी परसेंटेज हाई हो सके, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन और पूछा गया था, दर्शन शिक्षा के बीच संबंधों को स्पष्ट कीजिए, एक शिक्षक के लिए शैक्षिक दर्शन की प्रासंगिकता लिखिए। अब यहाँ पे देखिए, दर्शन शिक्षा के बीच संबंध, यानी कि शिक्षा और दर्शन किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है। एजुकेशन और फिलॉसफी दोनों में क्या एक है, यानी कि क्या रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच, ये आपको बताना है। उसके अलावा शिक्षक के लिए शैक्षिक दर्शन की प्रासंगिकता लिखिए। ये वही चीज है जो यहाँ पे ऊपर आपसे पूछी गई है कि अध्यापक के लिए शिक्षक दर्शन की क्या आवश्यकता होती है। तो अध्यापक के लिए शिक्षा दर्शन क्यों आवश्यक है, ठीक है, शिक्षा दर्शन की क्या जरूरत है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, वो चीज यहाँ पे लिखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शब्दों को समझना है, ये समझना है कि यहाँ पे पूछा क्या गया है। बाकी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं मेल खाते हुए ही आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग नया उठा के दे देंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर से 100% क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए आदर्शवाद टॉपिक लिया है मैंने, तो आदर्शवाद से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे ले दिए हैं। आदर्शवादी दर्शन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, यह दर्शन शिक्षा के विभिन्न पक्षों को किस प्रकार प्रभावित करता है, आदर्शवाद की शिक्षण विधियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब यहाँ पे देखिए आदर्शवाद के बारे में हमें जो भी पता है, आदर्शवाद की विशेषताएं हैं या सिद्धांत है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपसे विशेषताएं पूछी जाती हैं या सिद्धांत पूछे जाते हैं, ये लगभग दोनों एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों को कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच खा रहे होते हैं, बहुत हद तक हेडिंग्स भी सेम होती है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा होता है कि आपको विशेषताएं याद है, सिद्धांत याद नहीं है, स्पेशली अलग, ठीक है, तो आप विशेषताएं सिद्धांत में, सिद्धांत को विशेषताओं में लिख के आ सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपने अगर कहीं से अलग अलग पढ़ा है, अलग अलग आपके पास हेडिंग्स हैं, आपने अलग अलग याद किया है, तो आप वो करके आ सकते हैं। बाकी मैं जो आपको करवाऊंगी आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। एक दिन में एक क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट होगा, यानी कि कल की जो आपकी क्लास होगी वो होगी आपकी डे 1, ठीक है। तो डे 1 क्लास में हम क्या करेंगे, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन को समझेंगे, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हमसे पूछी गई हैं वो हम बताएंगे। फिर सेकंड डे हम क्या करेंगे, आदर्शवाद को पढ़ेंगे। आदर्शवाद में जितनी भी चीजें हमसे पूछी गई है, विशेषताएं, सिद्धांत, ठीक है, और विभिन्न पक्ष पूछे गए हैं, शिक्षण विधि पूछी गई है, ये सब हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड है, प्रयोजनवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा के 5 उद्देश्य बताइए। और इसके अलावा पूछा गया है, प्रयोजनवाद के मुख्य सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, यह सिद्धांत वर्तमान समय में किस प्रकार प्रभावी है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने किसी भी क्वेश्चन पेपर में से टाइम पीरियड नोट नहीं किया है यहाँ पे कि ये मतलब कौन से पेपर में आए हैं, ये 2018 में आए, 19 में आए, 22 में आए, ये मैंने मेंशन नहीं किया है। बाकी यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर से लिया गया है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास नहीं है तो 5 इयर्स के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप ले लीजिएगा। और अगर आपको वहां नहीं मिलते हैं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा या ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहीं पर दोबारा आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। बाकी वरना आपको फाइल में मिल जाएंगे, फाइल में जाके चेक कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जॉन डीवी के योगदान का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है, जॉन डीवी के शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षा के अर्थ, उद्देश्यों, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है, जॉन डीवी के शैक्षिक विचारों की संक्षेप में चर्चा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जॉन डीवी के बारे में बताना है, जितना भी जॉन डीवी ने शिक्षा में योगदान दिया, जो भी उन्होंने शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि वगैरह सब बताई, वो सब आपको करना है। और जॉन डीवी के जो शैक्षिक विचार रहे हैं, शैक्षिक विचार कहिए या योगदान कहिए, ये दोनों सेम ही आ जाते हैं। तो जॉन डीवी ने जो भी अपने विचार दिए हैं, जो भी विचार का यहाँ पे शैक्षिक विचार से मतलब है कि उन्होंने किस तरीके का योगदान दिया, यानी कि शिक्षा में 2 तरीके का योगदान यहाँ पे दिया गया है।
देखिए जॉन डीवी ने 2 तरीके के योगदान दिया है शिक्षा में, एक तो दिया है भारत में, ठीक है, और एक दिया है अन्य देशों में, ठीक है, अन्य देश में या विदेश में हम जो भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 तरीके से पढ़ेंगे जॉन डीवी का योगदान, एक तो भारत में जॉन डीवी का योगदान, एक अन्य देशों में जॉन डीवी का योगदान शिक्षा में। यानी कि शिक्षा में किस तरीके का परिवर्तन जो है वो भारत में लाया गया और किस तरीके से अन्य देशों में लाया गया, और इस परिवर्तन में जॉन डीवी का क्या हाथ रहा, ठीक है। उसके अलावा जॉन डीवी ने शिक्षा दर्शन का जो अर्थ बताया है, उद्देश्य बताए हैं, पाठ्यक्रम बताया और साथ ही शिक्षण विधियां बताई हैं, वो हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है समाजीकरण के प्रत्यय को समझाइए, ठीक है। समाजीकरण के अर्थ, परिभाषा तथा सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए। अच्छा, यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरीके के क्वेश्चन हैं, मैंने दोनों तरीके के जो क्वेश्चन हैं उन्हें साथ में ही मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो आप लोगों को लॉन्ग और शॉर्ट देखने की जरूरत नहीं है, कौन सा लॉन्ग है कौन सा शॉर्ट है, आप अपने अकॉर्डिंग बस पढ़ते चल जाइए, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उससे पढ़ते चल जाइए, उसे याद करते चल जाइए। उसके बाद आपको कुछ भी फिजूल लिख के आने की एग्जाम में जरूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इतने में से ही काफी कुछ लिख सकते हैं, काफी आपके लिए सफिशियंट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको कैसे एग्जाम देना चाहिए, कितना लिखना चाहिए, कितना क्या करना चाहिए, अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा और मैं उसके पर भी वीडियो बना दूंगी कि आपको किस तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से आपको एग्जाम पेपर लिख के आना चाहिए, किस तरीके के पेन का मार्कर का यूज करना चाहिए, स्केच का यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आप लोगों के मन में है। वैसे तो मेरे ख्याल से ये मोस्टली क्वेश्चन 10th में सॉल्व हो जाते हैं और हम 10th से ही बोर्ड एग्जाम दे गए हैं, तो हमें पता है कि हमें किस तरीके से एग्जाम देना चाहिए, कितना लॉन्ग क्वेश्चन लिखना चाहिए, कितना शॉर्ट लिखना चाहिए। फिर भी अगर किसी के मन में कोई डाउट हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, शिक्षा और समाजीकरण किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उदाहरण दीजिए। अब यहाँ पे देखिए समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, वही चीज आ गई, समाजीकरण का अर्थ और परिभाषा। उसके अलावा पूछा गया है आपसे शिक्षा और समाजीकरण किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच क्या संबंध है, उदाहरण देते हुए हमें इनके संबंध को बताना है, ठीक है। आगे देखिए समाजीकरण के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, ये वाला ऊपर पूछ ही लिया गया है, सिद्धांत भी पूछे गए हैं ऊपर, ठीक है। बालक के समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, यानी कि समाजीकरण जो है वो किस तरीके से एक बालक को प्रभावित करता है, ठीक है, क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से समाजीकरण से बालक प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट है समाजीकरण क्या है और ये किस प्रकार का होता है। एक बालक के समाजीकरण में परिवार और विद्यालय की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। अब एक बालक का जब समाजीकरण हो रहा होता है तो उसमें परिवार और विद्यालय क्या क्या भूमिका निभाता है, ये हमें बताना है। समाजीकरण क्या है, ये किस प्रकार का होता है, ये चीज जो हमें बतानी है। इसमें यहाँ पे वही समाजीकरण का अर्थ और परिभाषा हमें बता देनी है, ठीक है। उसी में आ जाएगा ये कि ये किस प्रकार का होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसके टाइप्स पूछे गए हैं, टाइप्स नहीं पूछे गए, ये किस प्रकार का होता है ये पूछा गया है। तो आपको क्या मतलब इसमें समाजीकरण कैसा होता है, या फिर आप कह सकते हैं इसका अर्थ और परिभाषा आप बताएंगे बहुत से बहुत इसे किसी से रिलेट करते हुए, यानी कि ह्यूमन से रिलेट करते हुए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दे देना है हमें। बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में आने वाली विभिन्न बाधाएं कौन सी हैं। अब जब बालक का समाजीकरण हो रहा होता है तो इस प्रक्रिया में जो बाधाएं आती हैं उनके बारे में भी हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे समाजीकरण वाला जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखिए अब आता है आपका 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में भारत में वांछित सामाजिक परिवर्तन लाने हेतु शैक्षिक कार्यक्रमों में किस प्रकार के बदलावों की आवश्यकता है। तो यहाँ पे देखिए सामाजिक परिवर्तन जो है वो यहाँ पे मेन टॉपिक रहेगा आपका, ठीक है, यानी सोशल चेंज। सोशल चेंज से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं एक साथ, ठीक है। भारत में सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। सामाजिक परिवर्तन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसे प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तृत वर्णन कीजिए। वही चीज जो ऊपर पूछी गई है वही यहाँ पर पूछी गई है। सामाजिक परिवर्तन लाने में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए, यानी कि शिक्षा ने क्या भूमिका निभाई है कि सामाजिक परिवर्तन आ पाया है। नेक्स्ट है अध्यापक सामाजिक परिवर्तन का सक्षम प्रतिनिधि है, टिप्पणी कीजिए। अब यहाँ पे ये डेफिनेशन दी गई है कि अध्यापक सामाजिक परिवर्तन का सक्षम प्रतिनिधि है। अब इसे एक्सप्लेन करना है। इसमें भी देखिए आपको क्या एक्सप्लेन करना होगा। अगर इस तरीके की आपके पास कोई कोटेशन आ जाती है और उसे आपको एक्सप्लेन करना है तो आप किस तरीके से करेंगे। तो देखिए उसे एक्सप्लेन करने में आपको क्या करना होगा,
कि पहले तो उस कोटेशन को लिखिएगा, ठीक है। अगर आपको पता है कि वो कोटेशन किसने दी है तो बहुत अच्छी बात है, पहले ये बताइएगा कि ये कोटेशन किस व्यक्ति ने दी है, ठीक है, ये किस विचारक की दी हुई है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस विचारक ने जो भी सिद्धांत वगैरह दिए हैं, जो भी चीजें बताई हैं, उन चीजों को एक एक करके एक्सप्लेन करना है। बीच में ही आपको वहां पे अर्थ और परिभाषाओं को भी डिफाइन कर देना है, ठीक है, कि अर्थ परिभाषा ये है। और यहाँ पे साथ ही साथ क्या करना है आपको, एक मेन चीज होगी जो आपको करनी है। अगर आप इतना कराएंगे तो आपको बहुत ज्यादा लंबा अलग से कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, उसी में हो जाएगा। आपको क्या करना है कि जैसे ये डेफिनेशन दी गई है, ठीक है, तो इस डेफिनेशन को कितने विचारकों ने सहमति दी है, यानी कितने विचारकों की जो डेफिनेशन है वो इस डेफिनेशन से मैच खाती है, यानी इस डेफिनेशन को सही ठहराया, और कितने विचारक ऐसे हैं जो कि इसे गलत बताते हैं, यानी कि वो इसके पक्ष में नहीं है, वो अपना एक अलग पक्ष देते हैं, ठीक है। अगर आप इस चीज को डिफाइन कर पाते हैं, इस चीज को आप बता पाते हैं कि कितने लोग इसके साथ हैं और कितने लोग इसके साथ नहीं है, इस डेफिनेशन के साथ, यानी इस विचारक के साथ कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं हैं, ठीक है, और जो लोग नहीं हैं वो किस चीज की सहमति देते हैं इस चीज को, और इस चीज को सहमति क्यों नहीं देते हैं। कोई रीजन दिया होगा कि हम इस चीज को नहीं समझ, ये चीज हमारे लिए सही नहीं है, बल्कि ये वाली चीज जो है वो सही है, ठीक है। तो इसी में आपका जो आंसर है वो काफी लॉन्ग हो जाएगा, और आप इसे किसी भी तरीके के कोटेशन वाला जो क्वेश्चन आता है उसे इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करके आते हैं तो ये आपका बेस्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आप जब भी कोई कोटेशन पढ़े, कोई डेफिनेशन पढ़े तो उसे अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और जब पढ़ते टाइम ये समझिएगा कि ऊपर नीचे वाली जो 2-3 डेफिनेशन और हैं वो इस डेफिनेशन को सही बताती हैं या नहीं बताती है, ठीक है। ये वाली जो चीज होती है ये आपकी हेल्प करती है कोटेशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक स्त्रीकरण के प्रत्यय को समझाइए। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि ये सामाजिक स्त्रीकरण एक अलग टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन से, बट मैंने ये क्यों ही एक साथ लिया है क्योंकि ये एक बार ही अलग से क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सामाजिक स्त्रीकरण और सामाजिक परिवर्तन में अंतर कीजिए। अब यहाँ देखिए, सामाजिक स्त्रीकरण और सामाजिक परिवर्तन को एक दूसरे के साथ जोड़ के भी पूछा गया है, इस वजह से मैंने यहाँ पे सामाजिक स्त्रीकरण के जो क्वेश्चन है उसे भी यहाँ पर ये ऐड कर दिया है, क्योंकि अगर हम ये चीज पढ़ेंगे तो इसी के साथ हम एक ही दिन में सामाजिक स्त्रीकरण को भी वही समझ लेंगे, ठीक है। वरना मैं आज आपको ये पढ़ाऊंगी, फिर आपको सामाजिक स्त्रीकरण पढ़ाऊंगी और फिर थर्ड डे पे इसका अंतर करवाऊंगी, तो आपको परेशानी पड़ेगी। बल्कि एक ही दिन आप ये सब कुछ समझ जाएंगे और यही आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप किस प्रकार कह सकते हैं कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली कारक है। अब यहाँ पे आपको अपने विचार बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि आपको जो भी विचारक हैं, जो भी फिलोसफर्स हैं, मतलब उन लोगों के जो भी विचार रखे गए हैं, ठीक है, उन विचारक को लिखना है, साथ ही साथ अपना भी विचार प्रस्तुत करना है। आपने जो अब तक पढ़ा है, आपने जो जाना है, तो आपको ये बताना होगा यहाँ पे कि उनके जो विचार रहे हैं, ठीक है, उनसे आप क्या समझे हैं, आपने क्या समझा है, या आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या जानते हैं, ठीक है, कि जो शिक्षा है वो सामाजिक परिवर्तन में किस तरीके से शक्तिशाली कारक बनती है, यानी कि क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा का होना जरूरी है, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। प्रकृतिवादी दर्शन के मुख्य शैक्षिक उपागम और उपयोगिता क्या है, ठीक है। ये है शिक्षा में प्रकृतिवाद के योगदान की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है, प्रकृतिवादी दर्शन से आप क्या समझते हैं, रूसो के शैक्षिक दर्शन का वर्णन कीजिए तथा इसकी वर्तमान में प्रासंगिकता को समझाइए। नेक्स्ट है, जीन जैक्स रूसो के शैक्षिक योगदान की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, प्रकृतिवाद के बारे में जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो प्रकृतिवाद को रूसो से जोड़ा गया है, यानी रूसो के जो विचार हैं वो प्रकृतिवादी विचार हैं, प्रकृतिवादी दर्शन उनका रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम प्रकृतिवाद को जानेंगे कि वो क्या है, आज परिभाषा जानेंगे, शिक्षा में उसका योगदान जानेंगे, ठीक है। और प्रकृतिवाद के जो शैक्षिक उपागम है या उपयोगिता है, इन चीजों को पढ़ेंगे। उसके बाद हम रूसो ने शैक्षिक दर्शन का वर्णन करते हुए, यानी कि रूसो का जो शैक्षिक दर्शन है, यानी रूसो ने शिक्षा में जो भी योगदान दिया है, शिक्षा के बारे में जो भी बताया है, ठीक है, उनके जो भी विचार है, उनकी जो विचारधाराएं हैं, उन्हें बताना है और उसके साथ साथ उसे कनेक्ट करना है कि वर्तमान में इसकी क्या भूमिका है या वर्तमान में किस तरीके से काम आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, अस्तित्ववाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं,
इसके शैक्षिक निहितार्थों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अस्तित्ववाद की विशेषता बतानी है, साथ ही से शिक्षा से कनेक्ट करते हुए बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है अस्तित्ववाद से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। इसमें एग्जाम्पल के साथ आपको अर्थ और परिभाषा ही बतानी है। आगे देखिए, नेक्स्ट है अस्तित्ववाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। अर्थ वही है जो ऊपर 2 क्वेश्चन में पूछा गया है। अब बाकी यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इस अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है। अब आपको कहीं पे हेडिंग मिलती है अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलती है अस्तित्ववाद के उद्देश्य, आपको इस तरीके से भी मिल जाएगा अस्तित्ववाद के उद्देश्य। ठीक है, या फिर इस तरीके से भी आपको हेडिंग मिल सकती है अस्तित्ववाद और शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, तो यहाँ पे सभी जो हेडिंग है वो यहाँ पे फिट हो जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका मानवतावाद क्या है। इसने शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों को कैसे प्रभावित किया। मानवतावाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मानवतावाद के बारे में पढ़ना है। मानवतावाद किस तरीके से शिक्षा को प्रभावित करता है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां भी क्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सामाजिक गतिशीलता, संस्कृति तथा आधुनिकीकरण शिक्षा के सामाजिक आधार हैं। हमारी शिक्षा इन समाजशास्त्रीय आधारों को कैसे प्रभावित करती है। तो यहाँ पे देखिए, सामाजिक गतिशीलता, संस्कृति और आधुनिकीकरण। ठीक है, ये 3 टॉपिक आपके यहाँ पे लिए गए हैं, क्योंकि ये तीनों टॉपिक कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, सामाजिक गतिशीलता एवं आधुनिकीकरण के बीच विभेदीकरण कीजिए, यानी कि इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये बताना है। सामाजिक गतिशीलता का अर्थ और प्रकार बताने हैं। आधुनिकीकरण एवं शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। आधुनिकीकरण एवं शिक्षा का मैं बता दूं आपको यहाँ पे कैसी टिप्पणी लिखनी है। आधुनिकीकरण के बारे में बताना है, शिक्षा के बारे में बताने हैं, और उन दोनों को एक तरीके से संबंध भी देना है और एक तरीके से उन्हें अंतर भी देना है। छोटे छोटे दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे आप इसे करेंगे। अगर आपका शॉर्ट में आता है, ठीक है, तो आधुनिकीकरण, शिक्षा दोनों के बारे में आपने बताया। उसके बाद 2 से 3 आपने उसके अंतर भी बता दिया और संबंध भी बता दिए। ठीक है, आपका शॉर्ट में हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर आपके पास लॉन्ग में आता है आधुनिकीकरण और शिक्षा के बारे में, तो आपको नॉर्मली इसमें भी बताना होगा। ठीक है, अगर हो सके तो थोड़ा सा लॉन्ग करके बता दीजिएगा समझते हुए। ठीक है, एक तो डेफिनेशन याद हो तो वो भी मेंशन कर दीजिएगा। उसके अलावा आपको इसके जो संबंध और इसके जो विभेदीकरण बताने हैं, यानी कि इसके दोनों के जो डिफरेंस बताने हैं और रिलेशनशिप बतानी है, वो भी थोड़े से बढ़ा दीजिएगा। जैसे यहाँ पे 2 से 3 है, यहाँ पे 5 से 6 कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे लॉन्ग में पूछा जाता है तो, और थोड़ा थोड़ा दूर करके या लाइन छोड़ते हुए अगर आप करेंगे, इस तरीके से बॉक्स बना के करेंगे ना आप काम, तो आपका जो पेज है वो जल्दी भरेगा। इस तरीके से बॉक्स बनाते हुए आंसर लिखिएगा इस तरीके से। ठीक है, दोनों के बीच यहाँ पे आधुनिकीकरण और शिक्षा लिख के और यहाँ पे डिफरेंस बताइएगा इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही संबंध बताइएगा, वो वाला काम मत करिएगा। यहाँ पे जैसे हम लाइन में लिख लेते हैं ना कि फिर आधुनिकीकरण ये है जबकि शिक्षा ये है, इस तरीके से मत करिएगा। इस तरीके से कीजिएगा, आपका पेज भी ज्यादा गिरेगा और मार्क्स अच्छे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पढ़ने में ज्यादा समझ आता है। ठीक है, और एक तरीके से आपका क्या है, डायग्राम जैसा बन जाता है ना, यहाँ पे सारणी बन जाती है, तो वो इजीली पढ़ने में आसान होती है और ध्यान जल्दी जाता है। ठीक है, जबकि जो आपकी लाइन्स अगर इस तरीके से लिखी होंगी तो उन्हें पढ़ने में टाइम भी लगता है, और कई बार ऐसा होता है ना कि ज्यादा ध्यान नहीं जाता है, वो अट्रैक्टिव भी नहीं लगती, ये ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। ठीक है, इस तरीके से ही करके आइएगा। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक गतिशीलता को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों तथा इसे प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। तो सामाजिक गतिशीलता जो है उसे परिभाषित करना है, उसके बाद उसके प्रकार और उसने जो शिक्षा है उसे किस प्रकार से प्रभावित किया है, उसके कारण भी बताने हैं। नेक्स्ट है संस्कृति का अर्थ स्पष्ट कीजिए और सांस्कृतिक परिवर्तन में शिक्षा की क्या भूमिका रही है, ये बताना है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट आपका आधुनिकीकरण क्या है, शिक्षा में इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो आधुनिकीकरण क्या है ये हमें बताना है, जैसे कि ऊपर हमसे पूछा ही गया है। उसके अलावा शिक्षा में इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स रहे हैं उनके बारे में हमें बताना है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यथार्थवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इसके शैक्षिक निहितार्थों की विवेचना कीजिए। 2 बार पूछा गया है, 2019 में और 2022 में, तो हो सकता है 2024 वाले सेशन में भी पूछ लिया जाए। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। महात्मा गांधी एक महान विचारक रहे हैं और हमारे सिलेबस में लगे हुए भी है टॉपिक, तो इसलिए हम महात्मा गांधी को भी क्लियर करेंगे, हमने इसलिए छोड़ा नहीं है इन्हें। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम का वर्णन कीजिए। ये सभी क्वेश्चन एक बार आए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इन्हें मेंशन कर लिया है, छोड़ा नहीं है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में ऐड है। तो
ऐसा होता है ना कि अगर ऐड है तो पूछा जा सकता है कि इनके बारे में अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले सालों में पूछे, इसलिए हम इन्हें भी छोड़ेंगे नहीं, नेगलेक्ट नहीं करेंगे। बट जो क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं उन पर हम ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं उन्हें ही पूछे जाने की, उनके ही रिपीट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संस्कृतिकरण के अर्थ एवं उसकी प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है, तो संस्कृतिकरण जो है उसकी प्रक्रिया बतानी है और संस्कृतिकरण क्या होता है उसका अर्थ को भी बताना है। बल्कि मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि संस्कृतिकरण वाला जो क्वेश्चन है उसे मैं हो सका तो यहीं ऐड कर दूंगी, देखते हैं। ठीक है, संस्कृतिकरण वाला अगर यहाँ पे ऐड होगा तो, बाकी वरना मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी, वो ज्यादा अलग से ज्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए मैंने इसे अलग लिखा था। चलिए आगे देखते हैं। 15 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय एकीकरण के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय एकता के को विकसित करने में शिक्षा किस प्रकार सहायक हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एकीकरण के बारे में बताना है, साथ ही राष्ट्रीय एकता को विकसित करने में शिक्षा का क्या योगदान रहा है वो बताना है। उसके अलावा राष्ट्रीय एकीकरण में शिक्षा की भूमिका के बारे में हमें यहाँ बताना है। नेक्स्ट है, उचित उदाहरण के साथ शिक्षा के समाजशास्त्र को स्पष्ट कीजिए। शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा का समाजशास्त्र में अंतर बताना है, साथ ही शिक्षा के समाजशास्त्र के आधार पर आपका क्या अभिप्राय है, यानी कि शिक्षा के समाजशास्त्र के आधारों से आप क्या समझते हैं वो चीज यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करनी है। आगे देखिए, लास्ट हमारा क्वेश्चन है, विवेकानंद के प्रमुख शैक्षिक विचार क्या हैं, भारतीय युवा व समाज के लिए विचार किस प्रकार लाभप्रद हैं, यानी कि क्या इनका बेनिफिट है। ठीक है, नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक योगदान की विस्तार से व्याख्या कीजिए। ठीक है, यानी जो स्वामी विवेकानंद है उन्होंने किस तरीके का शैक्षिक योगदान हमें दिया है, ठीक है, वो हमें यहाँ बताना है। उसके अलावा स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के जो भी उद्देश्य रहे हैं उनके बारे में हमें यहाँ बताना है। ठीक है, तो इसके साथ ही यहाँ पे आपकी जो वीडियो है वो कंप्लीट होती है, आपके जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। इस तरीके से आपके 17 डेज का ये सेशन रहेगा और 17 डेज में आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पूरा पेपर। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपकी 100% तैयारी जो है वो इन्हीं सेशन से हो जाएगी, इन्हीं वीडियो से आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। किसी भी तरीके का आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई बुक कोई मॉडल पेपर कुछ भी लेने की आपको जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी प्रॉब्लम ना हो एग्जाम देने में। ठीक है, बाकी आप अगर कुमाऊं यूनिवर्सिटी के हैं तो भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप SSJ यूनिवर्सिटी के हैं तो भी आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, और कुमाऊं और SSJ दोनों का सिलेबस सेम है। ठीक है, उनमें कोई अंतर नहीं है, तो आप दोनों ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो आप इस सेशन को देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मैटर नहीं करता कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं, प्राइवेट से कर रहे हैं, सेमी गवर्नमेंट से कर रहे हैं, किस कोटे में आपको एडमिशन मिला है, स्टेट मैनेजमेंट, कुछ भी, कोई चीज इसमें मायने नहीं रखती है, कुछ भी मायने नहीं रखता। आपको पेपर किस तरीके से देना है वो भी आपको जानने के लिए मिलेगा। ठीक है, आपको किस तरीके से कौन सी चीज करके आनी है, क्योंकि एग्जाम तो आपका यूनिवर्सिटी चेक करेगी ना, कॉपी तो वो तो यूनिवर्सिटी से जाएंगे, तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जगह से या किस कॉलेज से या कैसे करके आप एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, बस ये कहूंगी कि मार्किंग थोड़ी टाइट हाथ से होती है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वहां पे परसेंटेज आनी थोड़ी सी मुश्किल होती है प्राइवेट कॉलेज के मुकाबले। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे जो भी गवर्नमेंट कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा जो मार्क्स हैं वो टाइट हाथ से दिए जाते हैं, और बाकी जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं उन्हें मार्क्स थोड़े से इजी मार्किंग होती है उनकी, और उन्हें मार्क्स थोड़े अच्छे दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है वो कंप्लीट होती है, आज की जो हमारी वीडियो है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, कल से हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, डे 1 क्लास पढ़ेंगे जिसमें कि हम फिलोसफी ऑफ एजुकेशन को देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल की वीडियो में, और बाकी आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, मैसेज कर दीजिएगा, वहीं पे मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी आपको प्रॉब्लम है, अच्छी लगी वीडियो या बुरी लगी, कैसी लगी वीडियो, आप कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के संग वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।